नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का यह हमारा वीडियो संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट यानी कि संख्या पद्धति पर एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ में नहीं आएगी और आप उनसे वंचित रह जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान रहे कि ये जो हम कक्षाएं अपलोड कर रहे हैं ये रीट लेवल 1 मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और मुख्य तौर पर हम उन्हीं के लिए ये कक्षाएं अपलोड कर रहे हैं। तो दूसरा पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमने पहली कक्षा में पढ़ा था उसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना था। उसके बाद में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद में हमने पूर्णांकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और कक्षा के अंत में मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था जो कि इस प्रकार से था कि a और b दोनों प्राकृत संख्याएं हैं तो क्या a प्लस b प्राकृत संख्या होगी, क्या a माइनस b प्राकृत संख्या होगी, क्या a गुणा b प्राकृत संख्या होगी, क्या a बट्टे b प्राकृत संख्या होगी और क्या a की पावर b यानी कि a की घात b प्राकृत संख्या होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला वीडियो था वो कंप्लीट हुआ था। इसके बाद में आज हम चालू करते हैं उससे आगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम इसमें एक प्रश्न की बात करते हैं। पिछले वीडियो का अंत भी प्रश्न के माध्यम से हुआ था, इसी प्रकार से इस वीडियो में भी हम एक प्रश्न करने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न रहेगा हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे हम मानते हैं कि माना ए और बी कोई दो पूर्णांक हैं। ए और बी कोई दो पूर्णांक हैं, या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी पूर्णांक होगा। जैसा कि पहले वीडियो में हमने देखा था, लास्ट में हमसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया कि क्या a प्लस बी प्राकृत संख्या होगी, और यहाँ पर पूर्णांक की बात चल रही है तो हम बताएंगे कि क्या a प्लस बी पूर्णांक होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है क्या a माइनस बी पूर्णांक होगा। तीसरा क्या a मल्टीप्लाई बी पूर्णांक होगा। चौथा क्या a बटे बी पूर्णांक होगा। और पांचवा क्या a की घात b पूर्णांक होगा।
तो इस प्रकार का हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि a और b कोई दो पूर्णांक हैं तो क्या a प्लस बी पूर्णांक होगा, क्या a माइनस बी पूर्णांक होगा, क्या a गुणा b पूर्णांक होगा, क्या a बटे b पूर्णांक होगा और क्या a की घात b पूर्णांक होगा। तो ऐसा जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर एक कथन के रूप में आपसे पूछा जाता है और आप इस प्रकार के प्रश्न में फंस जाते हैं। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों में फंसे नहीं, उनको गलत नहीं करें, इसीलिए मैं आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूं जो कि संख्या पद्धति के साथ में हम इनको कर रहे हैं जिससे आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो इस प्रश्न को करते हैं। देखिए a प्लस बी पूर्णांक होगा तो हम इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। हम मानते हैं कि कोई एक पूर्णांक हमारा a है और कोई दूसरा है जो b है, उसकी जगह पर हम पूर्णांक लेते हैं। जैसे मान लिया कि a की जगह पर 0 है और b की जगह पर मान लिया 5 है, तो क्या 0 और 5 को जोड़ने पर जो संख्या आई है वो एक पूर्णांक है कि नहीं है? बिल्कुल पूर्णांक है। अब आप कहेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, ये हमें मालूम नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट होते ही बोला था कि अगर किसी ने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद में दूसरे पार्ट में आइए, जिससे आपको ये पता रहेगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी रहेगी। तो पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें प्लस वाली सारी संख्याएं होती है, माइनस वाली सारी संख्याएं होती है और 0 स्वयं शामिल होता है। तो क्या 5 पूर्णांक के अंदर नहीं है? बिल्कुल 5 पूर्णांक के अंदर होगा। आप चाहो तो इसकी जगह पर कोई अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हो जिससे आपको यही नजर आएगा कि यहाँ पर हम दो संख्याओं को यानी कि कोई दो पूर्णांकों को ले रहे हैं और उनको अगर आपस में जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या भी एक पूर्णांक ही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्या a प्लस बी पूर्णांक होगा? यस, हाँ, a प्लस बी का मान भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। इसके बाद में दूसरे का उत्तर देखते हैं कि क्या a माइनस बी पूर्णांक होगा। तो हम मानते हैं कि जैसे a बराबर मैंने कोई संख्या मान ली 8 और b बराबर मैंने कोई संख्या मान ली जैसे 15, तो हम यहाँ पर इसके अनुसार a में से b को माइनस करते हैं। तो 8 माइनस 15 जैसे ही मैंने किया, 8 में से 15 घटाने पर कितना आया मेरे पास में? माइनस का 7। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्णांक प्लस वाली संख्याएं भी, माइनस वाली संख्याएं भी और स्वयं खुद 0 भी, तो क्या -7 पूर्णांक के अंदर आता है या नहीं? तो -7 पूर्णांक के अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ हमारा ये जो कथन है, क्या a माइनस बी पूर्णांक होगा? यस, क्योंकि -7 भी पूर्णांक के अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। तीसरा हम देखते हैं कि क्या a गुणा b पूर्णांक होगा। तो हम कोई दो पूर्णांक लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3 गुणा 5, 3 को 5 से गुणा करने पर क्या आया? 15 आया। क्या 15 पूर्णांक नहीं है? 15 बिल्कुल पूर्णांक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने बोला 0 इंटू 15, 0 को जैसे ही मैंने 15 से गुणा किया वापस क्या आया मेरे पास में? 0 आया। क्या 0 पूर्णांक के अंदर नहीं है? बिल्कुल 0 पूर्णांक के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a गुणा b पूर्णांक होगा या नहीं? a गुणा b का मान पूर्णांक होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस। इसके बाद में अगला है हमारे पास में, क्या a बटे b पूर्णांक होगा? कि क्या a बटे b पूर्णांक होगा? तो हम यहाँ पर कोई दो पूर्णांक लेते हैं, एक a की जगह पर लेते हैं और दूसरा b की जगह पर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे उत्तर लेते हैं हम इसका, मैंने मान लिया
ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर मैंने ले लिया 5 है, तो क्या 3/5 एक पूर्णांक है? नहीं है। 3/5 एक पूर्णांक नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया 3/0। 3 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, लेकिन 3 में जैसे ही 0 का भाग लगाएंगे यानी a/b करेंगे, क्या 3/0 एक पूर्णांक है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि a/b पूर्णांक होगा या नहीं? a/b पूर्णांक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या होगा? 9 होगा। अब हमारे पास में इसका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, क्योंकि हमने इसके अंदर 5 प्रश्न लिए थे। पहला क्या लिया था? a+b पूर्णांक होगा क्या? बिल्कुल a+b पूर्णांक होगा। दूसरा हमने लिया a-b पूर्णांक होगा, बिल्कुल a-b पूर्णांक होगा। तीसरा a गुणा b पूर्णांक होगा, बिल्कुल a गुणा b भी पूर्णांक होगा। और चौथा हमने लिया a/b पूर्णांक होगा, a/b का मान भी एक पूर्णांक संख्या आएगी। हमारे पास में पांचवा और इसका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। तो पांचवा क्या है? a की घात b पूर्णांक होगा या नहीं? तो इसको करते हैं, देखिए उसका उत्तर करते हैं इसका। a की घात b, जैसे मैंने बोला 5 की घात -2, मेरे पास में यहाँ पर मैंने a की जगह पर 5 लिया है और b की जगह पर मैंने -2 लिया है, तो बिल्कुल मैं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में जो 5 है a की जगह पर लिया गया है और 5 एक क्या है? पूर्णांक है, और b की जगह पर मैंने लिया है -2, तो -2 भी एक क्या है? पूर्णांक है। तो मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 की घात 2, यानी कि 1/25। क्या 1/25 पूर्णांक है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आप चाहें तो एक अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं a की जगह पर 0, उसकी घात भी 0। a की जगह पर मैंने 0 लिया है और b की जगह पर भी मैंने क्या लिया है? 0 लिया है। तो 0 के ऊपर 0, 0 की पावर 0, इसको हम कहेंगे अपरिभाषित। क्या कहेंगे? अपरिभाषित। तो यहां से हम बिल्कुल एकदम आसानी से कह सकते हैं कि इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो मैं आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस प्रकार के प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो इसके अंदर हमने 5 प्रश्न किए हैं। पहला a+b पूर्णांक होगा, दूसरा क्या a-b पूर्णांक होगा, तीसरा क्या a गुणा b पूर्णांक होगा, चौथा क्या a/b पूर्णांक होगा, और पांचवा क्या a की घात b पूर्णांक होगा। आप चाहो तो वीडियो को रोक कर या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम आराम से। इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको कॉपी में नोट कर लेना। नहीं तो आप चाहो तो इसको वीडियो को रोक दें और वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लें और उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, इसमें क्या क्या किया हुआ है और कैसे किया हुआ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप चाहो तो वीडियो को रोककर भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, अच्छे से इनके बारे में चर्चा कर ली है। तो अब हम आगे बात करेंगे जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर मुख्य रूप से हमारा बल दिया जाएगा, उस पर हम जोर देंगे और उसको अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को लेते हैं और उनको अच्छे से पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, उनके बारे में उनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या
और पूर्णांकों को पढ़ लिया है और उसके बाद में 2 अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे द्वारा कर लिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप चाहो तो बराबर लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, या उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं जिससे आपको अच्छे से याद रह जाएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक बार दोबारा और अच्छे से सुनिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q के बराबर में 0 नहीं होता है। तो इसको एक बार लिखकर और अच्छे से याद करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। तो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं होता है 0 के। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P संबंधित है Z से और Q संबंधित है Z से। Z का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। Z का मतलब यहाँ पर क्या है? पूर्णांक के। क्योंकि मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि पूर्णांकों को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स बोला जाता है, लेकिन पूर्णांकों को प्रदर्शित किससे किया जाता है? Z से। इसका मैंने आपको कारण भी बताया था। तो जिन विद्यार्थियों को ये कारण पता है कि पूर्णांक या पूर्णांकों को Z से प्रदर्शित क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है, जैसे कि परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहा जाता है। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किससे किया जाता है? किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसका जवाब आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आपको ये बताना है कि परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो 2 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना है। परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है और पूर्णांकों को Z से प्रदर्शित क्यों किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा फिर से कि आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन, सभी भर्तियों की सूचनाएं आपके पास में ऐसे ही सबसे पहले पहुंचती रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपको रीट लेवल फर्स्ट की मैथ्स के सिलेबस की सारी कक्षाएं एक एक टॉपिक वाइज एक एक चीज बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण। जैसे उदाहरणों की बात करें, अगर हम उदाहरणों में मैंने बोल दिया कि जैसे 22/7, मैंने बोला 22/7, तो देखो P/Q के रूप में लिखा हुआ है। क्या 22/7 परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल 22/7 परिमेय होगी। जैसे मैंने बोल दिया -3/8, क्या -3/8 परिमेय संख्या है? बिल्कुल -3/8 परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए पूर्णांक है और नीचे भी क्या है? पूर्णांक है। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों उदाहरण परिमेय संख्याओं के हैं। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 3/7, मैंने बोल दिया 0, मैंने बोल दिया 5/3। ये सारे के सारे उदाहरण परिमेय संख्याओं के हैं। तो आप अच्छे से याद रखें कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है। यहाँ पर जो परिमेय संख्याओं की परिभाषा है वहाँ P और Q क्या है, और Q की जो शर्त है, Q के लिए आप क्या अप्लाई नहीं कर सकते कभी भी, उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कुछ उदाहरण के बारे में हमने बात की है, तो आपको इसी प्रकार के अन्य उदाहरण अगर पेपरों में देखने को मिले तो आपको पता रहे कि ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एक मुख्य पॉइंट की, स्टार लगा के आप लिखिएगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और समान आवृत्ति का होता है। हमने यहाँ पर एक मुख्य बिंदु लिखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको ये कहा है कि आपको इस बिंदु को स्टार लगाकर लिखना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। तो मैंने बोला कि परिमेय संख्याओं का दशमलव जो प्रसार होता है या तो शांत होगा या फिर समान आवर्ती का होता है। तो इसके लिए कुछ 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे पहला उदाहरण मैंने ले लिया 4/5। 4/5 होता है 0.8। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है 4/5। 4 में जैसे या 5 का भाग लगाओगे आपके सामने यहाँ मिलेगा 0.8, 0.8। यहाँ पर जो मैंने वाक्य लिखा है, जो लाइन लिखी है, उसकी एक बात हमने यहाँ पर कंफर्म की है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। यानी बट्टे के रूप में यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो वो परिमेय संख्या है। उसकी शर्त में हमने पढ़ा कि P और Q पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q की जगह पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर Q की जगह पर 0 नहीं है। तो हमने जो कथन लिखा उसमें हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमें ये स्पष्ट होता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। यदि दशमलव प्रसार शांत नहीं है तो समान आवृत्ति का होगा। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण हमारा रहेगा 6/7 बराबर 0.85742। देखो यहाँ पर हमने जो देखा कि 6/7 बराबर 0.85742। यहाँ पर क्या होगा कि इनका आगे रिपीट यानी कि आवृत्ति वापस जैसे ऐसे होगा 85742, वापस 85742, ऐसे यहाँ पर लगातार ही बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कथन लिखा है
उसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया 4/5, इसका उत्तर आया 0.8। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया 6/7, इसका जो उत्तर होता है 0.85714 वापस रिपीट होता है 85714 फिर वापस रिपीट, ऐसे आगे से आगे रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आप वीडियो को रोकने के बाद में आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे, तो आप एक बार इसको ऐसा का ऐसा उतारें या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर इसको 1-2 मिनट तक इसको अच्छे से देखिए। इसके बाद में हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या है, हमने पढ़ ली है। तब हमारी बारी आती है अपरिमेय संख्याओं की। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी परिमेय संख्याओं के बारे में बताया, उसी प्रकार से अभी हमने अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखी है। परिमेय संख्या की परिभाषा की जस्ट विपरीत अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसके, √2, √3, √5, √7, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वे अपरिमेय संख्याएं होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √7, इस प्रकार से √11, √13 आगे की ओर बढ़ती जाएगी। तो ये हमने अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखी है और अपरिमेय संख्या के उदाहरण देखे हैं। अब हम एक कथन, जैसा कि मैंने आपको परिमेय संख्या के टाइम बताया था कि इसको आप स्टार लगाइए, उसी प्रकार से आप इसको बराबर लिखते चलें, या फिर इसको मैंने बोला ना वीडियो को रोक कर लिख लेना भले। तो अब हम अपरिमेय संख्याओं के लिए एक कथन लिखते हैं, इसको स्टार लगा लें। अपरिमेय संख्याओं का
दशमलव प्रसार अशांत या असमान आवृत्ति का होता है। यहाँ पर हमने एक कथन लिखा है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव जो प्रसार होता है वह अशांत होता है या फिर असमान आवृत्ति का होता है। जैसा हमने परिमेय संख्याओं में कथन लिखा था उसी प्रकार से हमने अपरिमेय संख्याओं के लिए कथन लिखा है। और इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जो कि आपने काफी बार पढ़ा है, जिसको आपने काफी बार अपनी कक्षाओं में जिसका प्रयोग किया है। 7वीं कक्षा हो, चाहे वह 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, और जो हमारी कंपटीशन भर्तियां होती है, एग्जाम्स होते हैं, इनमें भी आप काफी बार इसका प्रयोग करते हैं। वही उदाहरण हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा √2 बराबर 1.41428536 डैश डैश डैश। हमने क्या लिखा? √2 की वैल्यू लिखी है, जो कि हम सामान्यतः कक्षा में या फिर जब हमें कोई भी अध्यापक पूछता है तो हम इतना ही बताते हैं कि √2 का मान 1.41 बताते हैं, या फिर ज़्यादातर 3 अंकों तक बताते हैं कि √2 का मान 1.414 होता है। लेकिन √2 का जो वैल्यू होता है, जो प्रॉपर मान होता है, वो इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता रहता है। 1.41428536 और डैश डैश, यानी कि आगे की ओर इस प्रकार से चलता रहता है। तो यहाँ पर हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात की है। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपको लिख कर दूंगा और आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि ये परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है या फिर अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो को रोक कर आप इसको आगे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, फिर वीडियो को वापस स्टार्ट कर लेना। तो हम आगे बात करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे बात करते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ और आपको ही बताने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये जो एग्जाम्पल है कौन सा परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है और कौन सा अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.345678, ये किसका है? परिमेय का है या फिर अपरिमेय का है? और अगर आप बताना चाहो परिमेय के अंदर शांत है या फिर आवर्ती वाला है तो वैसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूँ 0.345345 आपको ये बताना है कि किसका एग्जाम्पल है। दूसरा मैंने तीसरा लिखा है 22/7, आपको ये बताना है कि 22/7 किसका है? परिमेय का है या फिर अपरिमेय का है। एक मैंने लिखा केवल 0, सिर्फ 0 लिखा है, आपको ये बताना है कि ये परिमेय का है या फिर अपरिमेय का है। तो आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों प्रश्न यानी कि 4 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा परिमेय संख्याओं के अंदर आएगा और कौन सा अपरिमेय संख्याओं के अंदर आएगा। इसके बाद में मैं आपके सामने कुछ अलग एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने बोला पाई, मैंने क्या लिखा है? पाई लिखा है। पाई, ज़्यादातर विद्यार्थियों के पाई का जो प्रश्न रहता है कि पाई एक परिमेय संख्या है या फिर पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका जो डाउट है वो ज़्यादातर विद्यार्थियों को रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पाई है वह अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में पाई का जो वैल्यू होता है
22/7 हम जैसे कि सर्किल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पाई का वैल्यू हम लिखते हैं 22/7। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 22/7 भी पूछा है और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि 22/7 परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो आपको दिमाग में अच्छे से रखना है कि जो 22/7 है वह तो परिमेय संख्या का उदाहरण है और जो पाई है वह किसका उदाहरण है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो यहाँ पर पाई किसका उदाहरण है? पाई अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। उसके अलावा अगर मैं आपसे जीरो पूछूं तो जीरो किसका उदाहरण है? जीरो परिमेय संख्या का उदाहरण है। जीरो किसका उदाहरण है? जीरो परिमेय संख्या का उदाहरण है। जीरो परिमेय संख्या का उदाहरण कैसे है? देखिए, क्या मैं जीरो को 0/1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर P और Q हमारे सामने ये है। P एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, जहां Q की जगह पर 0 नहीं है। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या नहीं होगी? 0 एक परिमेय संख्या होगी। उसके अलावा आपसे एग्जाम में E के बारे में भी पूछ लिया जाता है। E बराबर 2.71। यह जो E बराबर 2.71 क्या होता है? E का जो वैल्यू होता है 2.71 होता है और यह जो वैल्यू है और इसको हम किस में काउंट करते हैं? हमेशा अपरिमेय संख्या को। किस में? अपरिमेय संख्या में। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर आपसे इतनी ही सामान्य बातें पूछी जाएगी, इससे ज्यादा आपसे एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा। तो हमने यहाँ पर परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग चर्चा की है। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न लाया हूं और जैसा कि हमने प्राकृत संख्याओं के लिए एक प्रश्न किया था, पूर्णांकों के लिए एक प्रश्न किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर परिमेय संख्याओं के लिए भी एक प्रश्न करेंगे और जो कि आपके एग्जाम में कथन के रूप में पूछे जाने का चांस है। तो आइए इसके आगे वाले प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या वाला जो प्रश्न है उसको अच्छे से करते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो प्रश्न लेंगे उससे पहले एक प्रश्न और है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि √2, इसके ऊपर √2 और यहाँ पर भी है √2, तो यह एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है या फिर अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। तो आप इसको ध्यान से करेंगे, कैसे करना है देखिए, बराबर कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। √2 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जब एक घात के ऊपर दूसरी घात होती है, यानी कि घात के ऊपर घात होती है, तो जो दोनों घातों को हमेशा आपस में क्या होता है? गुणा की जाती है। तो यहाँ पर √2 को गुणा की जाएगी √2 से। जैसे आप √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। तो 2 के ऊपर आधी घात है और यहाँ पर ऊपर क्या है? 2 है। तो घात के ऊपर जब घात आती है तो दोनों घातों की आपस में क्या होती है? गुणा होती है। तो 2 के ऊपर 2 × 1/2, 2 ने 2 को काट दिया, कैंसिल कर दिया। हमारे पास में 2 की घात 1 आई है और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। और यह किसका एग्जाम्पल है? परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। दोबारा से देखिए एक बार,
√2 के ऊपर √2 था और इसके ऊपर भी √2 था। जब ऐसा होता है ना, a की घात क्या है, b है, और उसके ऊपर घात क्या है, c है, तो इस स्थिति में दोनों घातों की आपस में गुणा होती है। यानी कि a की घात क्या है, bc, दोनों घातों की घात के ऊपर घात है ना, तो दोनों घातों की आपस में गुणा होती है। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज, इसको भी आपने नोट दिमाग में रखा होगा कि मैंने यहाँ पर √2 इंटू √2 लिखा था, और इसको जब मैंने हल किया तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। तो इस प्रकार से अगर कुछ अलग आता है तो आपको कैसे करना है, जैसे ये इस प्रकार से होता है कि √a इंटू √a अगर आपके आ जाए, a मीन्स क्या है यहाँ पर, a कोई एक संख्या है, वह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है। तो अगर दोनों सेम संख्या है और रूट के अंदर है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, a लिखना है। a मतलब वो संख्या को बाहर निकालना है। और अगर आपको प्रॉपर तरीका समझना है तो देखिए, जैसे √a है, मैंने बोला कि 2 के ऊपर मान लिया घात है, रूट का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। रूट का मतलब होता है आधा। हमेशा इस बात को दिमाग में नोट कर लें कि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, 1/2। तो मैंने क्या लिखा, इस रूट की जगह पर आधा लिखा, इंटू वापस देखिए 2, और रूट की जगह पे मैंने लिखा आधा। जब आधार समान होता है तो जो घातें होती है वो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आधा और आधा, आधा और आधा मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 की घात कितनी, 1, और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो आपको बस सिंपल रूप में ये प्रोसेस तो ध्यान में तो रखना ही है, क्योंकि आपसे घर में जो छोटे बच्चे हैं वह आपसे पूछ सकते हैं। वह अगर नहीं भी पूछे तो आप उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है इस चीज़ को कि ज़्यादातर जगह पर सीधा ऐसा बोल दिया जाता है कि रूट ने रूट को काट दिया ऐसा करके, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रूट होता है उसने घात को काट दिया, ऐसा क्लास में विद्यार्थियों को बताया जाता है। जैसे अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है मान लो, और इसका मतलब ऐसा लिखा हुआ है ना, तो सीधा ऐसा कहा जाता है कि स्क्वायर ने रूट को काट दिया। ऐसा विद्यार्थियों को सामान्य तौर पर बताया जाता है कक्षाओं के अंदर कि स्क्वायर ने रूट को काट दिया। अब विद्यार्थियों को ये कारण नहीं पता है कि स्क्वायर ने रूट को काट दिया का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि स्क्वायर रूट का दुश्मन है, काटने का मतलब दुश्मन हो गया ना। तो ये कोई दुश्मन नहीं होता इसका। इस रूट का मतलब होता है हाफ, 1/2। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस तो पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में इस प्रोसेस को लेकर नहीं चलना है, आपको वहाँ पे डायरेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में समय की बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर आप एक एक चीज़ को ऐसे प्रोसेस से वहाँ पर करने लग गए तो आप बहुत कम प्रश्नों को वहाँ पर अटेंड कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर √a इंटू √a का मतलब a होता है। ओके, आगे बात करते हैं, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा था उसके बारे में बात करते हैं कि परिमेय संख्या वाला प्रश्न क्या है। ठीक है। तो इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पेपर में पूछे जाने के लायक प्रश्न है, जो कि कथन के रूप में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन है, यदि ए और बी परिमेय संख्याएं हो तो सबसे पहला हमारे पास में है, क्या a+b परिमेय संख्या होगी, क्या a+b परिमेय संख्या होगी। इसके लिए जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर। दूसरा, क्या a-b परिमेय संख्या होगी। तीसरा है हमारे पास में, क्या
ए गुणा बी परिमेय संख्या होगी। चौथा, क्या ए बटे बी परिमेय संख्या होगी। और पांचवा, क्या ए की घात बी परिमेय संख्या होगी। हमारे सामने काफ़ी अच्छा प्रश्न है और पेपर में पूछे जाने के लायक प्रश्न है, जो कि सीधा कथन के रूप में पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, यदि a और b परिमेय संख्याएं हो तो क्या a प्लस बी परिमेय संख्या होगी, क्या a माइनस बी परिमेय संख्या होगी, क्या a गुणा b परिमेय संख्या होगी, और क्या a बटे b परिमेय संख्या होगी, और लास्ट वाला है, क्या a की घात b परिमेय संख्या होगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, इसके अंदर a प्लस b। तो सबसे पहले हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं a और b, जिसका उत्तर हम प्रारंभ करते हैं, चालू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 5/3 एक परिमेय संख्या ली है a की जगह पर, और दूसरा 8/3 परिमेय संख्या ली है b की जगह पर। यहाँ पर मैं a प्लस बी करता हूँ तो मेरे पास में आता है 13/3। क्या 13/3 परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। 13/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यदि a और b दो परिमेय संख्या है तो क्या a प्लस बी परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। आप चाहें तो इसकी जगह पर अन्य उदाहरण लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे का उत्तर करते हैं हम, क्या a माइनस बी परिमेय संख्या होगी? तो जैसे मैंने लिखा 8/3 a की जगह पर, फिर माइनस का चिन्ह, b की जगह पर मैंने लिखा 5/3। 8/3 माइनस 5/3। जैसे ही मैं इसको हल करता हूं तो 8 में से 5 गया, 3/3। 3/3 का मतलब क्या है? 1 है। क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब a प्लस बी भी परिमेय संख्या होगी और a माइनस बी भी परिमेय संख्या होगी। तो हमारा जवाब रहेगा यस, a प्लस बी भी परिमेय संख्या रहेगी और a माइनस बी भी परिमेय संख्या होगी। तीसरा जो हमारा प्रश्न है इसी का, इसके अंदर है a गुणा b परिमेय संख्या होगी क्या? बिल्कुल, देखो a को b से गुणा करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/2 गुणा 5/7। मैंने कोई परिमेय संख्या ली है, a की जगह पर 3/2 और b की जगह पर 5/7 लिया है मैंने। ठीक है, 3 को ऊपर 5 से गुणा किया, मेरे पास में आया 15। नीचे 2 को 7 से गुणा किया, मेरे पास में आया 14, यानी कि 15/14। तो 3/2 इंटू 5/7 दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया तो मेरे पास में जो वैल्यू आई है वह भी एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो यहाँ पर यह संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? यस होगा। इसके बाद में 4 नंबर पे है हमारे सामने कि क्या a बटे b परिमेय संख्या होगी। तो a लेते हैं परिमेय संख्या कोई और b की जगह पर कोई परिमेय संख्या लेते हैं। जैसे a की जगह पर मैंने ले लिया मान लो 3 और b की जगह पर मैंने ले लिया 0। 3 एक परिमेय संख्या है तो मैं a की जगह पर ले सकता हूँ, 0 एक परिमेय संख्या है तो मैं b की जगह पर ले सकता हूँ। लेकिन जब 3 में 0 का भाग लगाते हैं तो अनंत आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a बटे b, 3 में जब 0 का भाग लगाया तो अनंत आया। इसका मतलब a बटे b क्या परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। इसका मतलब हमारा जवाब जो रहेगा, हमारा जो कारण रहेगा वो क्या रहेगा? नो रहेगा। यहाँ तक हमने 4 किया है अभी तक। इस प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न हम कर चुके हैं, 5वां एक बाकी है। तो a प्लस बी परिमेय संख्या होगी कब? जब a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तब।
तो a प्लस बी परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा a माइनस बी परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। तीसरा a गुणा b परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। चौथा a बट्टे b परिमेय संख्या होगी, नहीं। a में जब b का भाग लगाएंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। और लास्ट बात करते हैं हम a की घात b, इसका उत्तर करते हैं कि a की घात b। जैसे मैंने ले लिया a की जगह पर 0, b की जगह पर 0। a की जगह पर 0 लिया क्योंकि 0 क्या है हमारा परिमेय संख्या, b की जगह पर 0 लिया, b भी क्या है परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या। लेकिन जैसे ही हम 0 की पावर 0 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिभाषित। क्या प्राप्त होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या है, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी का ही 5 लिया मैंने a की जगह पर और b की जगह पर मैंने लिया आधा। आधे का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया, आधा मतलब रूट। तो मैंने 5 एक परिमेय संख्या ली और 1/2 भी एक परिमेय संख्या ली। परिमेय संख्या के ऊपर घात एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या आपको परिमेय संख्या प्राप्त हुई, नहीं। आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई जो कि √5 के रूप में है। इसका मतलब क्या हुआ कि a की घात b, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो a की घात b परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आप चाहें तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं, एक एक चीज को नोट कर लें आप, इस वीडियो को रोक कर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक चीज बिल्कुल सटीकता से और एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूं। और जहां तक मुझे उम्मीद है, जो मैं आपको करवाने वाला हूं, जितने चैप्टर में आपको, जितने टॉपिक में आपको करवाऊंगा, उसमें से एक भी चीज बाहर से आने वाली नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नंबर चेंज हो जाए, बट आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे यदि आपने सारी कक्षाओं को अच्छे से मन लगाकर याद पढ़ा है, समझा है और अपने कॉपी में लिखा है। याद बिल्कुल नहीं करना है किसी भी चीज को, आप दिमाग में नोट कर लें। मैथमेटिक्स में, मैथ में समझने को सब कुछ होता है, रटने को कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज को अगर आप समझ के उसको पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में याद हो जाएगी और वह स्थायी मेमोरी बन जाएगी। लेकिन आप स्टार्टिंग में बिना किसी चीज को समझने के बावजूद आप उसको रटने का प्रयत्न करोगे तो वो आपको भविष्य में याद नहीं रहेगी और कुछ दिनों के पश्चात आप उसको भूल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो और इस वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से निःशुल्क कक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में लेकर आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।